सो आवर नेक्स्ट टॉपिक इज़ ब्लेफराइटिस। अब जिस तरह से मैंने हॉर्डोलियम के बारे में एक्सप्लेन किया कि हॉर्डोलियम इंटरनम और हॉर्डोलियम एक्सटर्नम दे वर द एक्यूट इन्फेक्शंस, ठीक है। लेकिन जो ब्लेफराइटिस है इट इज़ अ सब एक्यूट और क्रोनिक इन्फ्लेमेशन होती है इसके अंदर आईलिड मार्जिन्स की। इसकी दो टाइप्स हैं, ठीक है, एंटीरियर ब्लेफराइटिस और द पोस्टीरियर ब्लेफराइटिस। जो एंटीरियर ब्लेफराइटिस है ऑब्वियसली ये आईलिड मार्जिन्स की होगी, इसके अंदर ग्लैंड्स ऑफ ज़ीस एंड मोल इन्वॉल्व होंगे। इसकी टाइप्स हैं कि ये इन्फेक्टिव ब्लेफराइटिस भी हो सकता है, इसके अंदर अल्सर्स भी बन जाते हैं, और स्टेफाइलोकोकस ब्लेफराइटिस भी हो सकता है। जो नॉन इन्फेक्टिव ब्लेफराइटिस होते हैं इसके अंदर इट माइट बी नॉन इन्फेक्टिव ब्लेफराइटिस, ठीक है। ये सेबोरिक ब्लेफराइटिस भी हो सकता है, और जो स्केमस ब्लेफराइटिस है वो भी हो सकता है। जो पोस्टीरियर ब्लेफराइटिस है, पोस्टीरियर साइड पे हमारे पास मोबिन ग्लैंड्स प्रेजेंट होता है, तो इसके अंदर इसका जो इन्फेक्शन हो जाएगा तो इट विल बी कॉल्ड एज मोबिनियाटिस। उसके बाद जो सबसे पहले वी विल एक्सप्लेन अल्सरेटिव ब्लेफराइटिस, ठीक है। तो जो अल्सरेटिव ब्लेफराइटिस है ये एक ऐसा ब्लेफराइटिस है जिसके अंदर एक्यूट भी इन्फेक्शन भी हो सकता है, क्रोनिक इन्फेक्शन भी हो सकता है लैश फॉलिकल्स के अंदर, ठीक है, क्योंकि हमने पढ़ा था कि ये एंटीरियर ब्लेफराइटिस है तो ऑब्वियसली लैश फॉलिकल का इन्फेक्शन होगा। और लैश फॉलिकल्स होती हैं, इसके साथ हमारे पास दो ग्लैंड्स प्रेजेंट होते हैं, ग्लैंड्स ऑफ द ज़ीस एंड मोल। इसकी कॉज क्या है? हॉर्डोलियम एक्सटर्नम, हॉर्डोलियम इंटरनम में स्टेफ ऑरियस था, ठीक है। तो इसके अंदर स्टेफ ऑरियस तो है, लेकिन स्टेफ ऑरियस एपिडर्माइटिस भी हो सकता है और इसके स्ट्रेन्स भी इन्वॉल्व हो सकते हैं। इसके अब क्लिनिकल फीचर्स देखते हैं। तो क्लिनिकल फीचर्स में क्या होगा कि इरिटेशन होगी, ठीक है। जब इरिटेशन होगी तो उसके अंदर इचिंग होगी, फिर लैक्रिमेशन होगी, फिर ग्लूइंग ऑफ द लैशेस होना शुरू हो जाएगी, और एट द लास्ट फोटोफोबिया हो जाएगा। साइंस में कि आप अगर देखें तो वहाँ पे जो मार्जिन्स होंगे वो रेड होंगे, एडिमेटस होंगे, इन्फ्लेम मार्जिन्स होंगे, और उसके अंदर जो येलो पास होगी, ठीक है, येलो कलर की पास होगी, ठीक है, उस लीजन के अंदर, तो वो ड्राई हो जाएगी और वहाँ पे क्रस्ट बनना शुरू हो जाएंगे, और जो क्रस्ट है वो उस लैशेस के अंदर वहीं पे रहना शुरू कर देंगे। जो लैशेस की बेसिस होती है ना, लैश के अंदर जो बेस ऑफ द लैश है, आईलिड मार्जिन के अंदर जो लैश का बेस होता है वहाँ पर जो है ये रिजाइड करेंगे। और जब हम इस क्रस्ट को रिमूव करेंगे, ठीक है, तो ये एक ब्लीडिंग अल्सर को ब्लीडिंग होना शुरू हो जाएगी। देयर विल बी अ ब्लीडिंग अल्सर एट देयर पोजीशन। अब आप फिगर 5.10 को देखें, दिस इज़ अ अल्सरेटिव ब्लेफराइटिस। आप अब देखें कि अगर ये जो मार्जिन्स हैं आपको ये रेडनेस फील हो रही होगी, ठीक है, येलो पस है जो आईलिड मार्जिन्स के अंदर हैं, और ये क्रश बन जाते हैं जब ये ड्राई हो जाते हैं। फिर जब आप इसको रिमूव करेंगे तो ऑब्वियसली आपको ये ब्लीडिंग फील होगी, क्योंकि ये इतना ज़्यादा यहाँ पे ड्राई हो गए हैं और यहाँ पे क्रश बन गए हैं। फिर इन्वॉल्वमेंट ऑफ द लैशेस होंगी। ये एक इन्फेक्टिव ब्लेफराइटिस अगर होता है तो इसके अंदर मोर सेवियर है, अगर नॉन इन्फेक्टिव है तो इसके अंदर होगा लेकिन इतना ज़्यादा नहीं होगा। और अगर बहुत ज़्यादा हो रहा है तो इसके अंदर जो लैशेस होंगी वो आपस में मिल जाएंगी और वो भी येलो क्रश बनाना शुरू कर देंगी। अच्छा, अब इसकी कॉम्प्लिकेशंस क्या है? अब कॉम्प्लिकेशंस अगर आई लैशेस में है तो ऑब्वियसली आईलिड को भी इफेक्ट करेगा, कंजक्टिवा को भी इफेक्ट करेगा, कॉर्निया को भी इफेक्ट करेगा। आईलिड के अंदर क्या होगा? ट्रिकिएसिस होगी सबसे पहले तो। अब जिस तरह से ये क्रॉस बन गई हैं तो ये जो ट्रिकिएसिस क्या होता है कि जो आई लैशेस हैं वो आउटवर्ड होती हैं ना, लेकिन ये ट्रिकिएसिस में आई लैशेस की डायरेक्शन है वो चेंज हो जाती हैं, वो इनवर्ड हो जाती हैं टूवर्ड्स द ग्रुप। फिर मेडरोसिस क्या होता है कि आई लैशेस ही ख़त्म हो जाती हैं। जब आप क्रॉस को रिमूव करते हैं तो 7 आई लैशेस भी बाहर आ जाती हैं और वो आई लैशेस से ख़त्म हो जाती हैं। फिर पोलियोसिस क्या होता है कि वाइटनिंग हो जाती है, मे बी वाइटनिंग हो जाएगी आई लैशेस की, हो सकता है, और स्टाई भी बन सकते हैं, ठीक है, हॉर्डोलियम एक्सटर्नम कहते हैं, और क्लेजियन भी बन सकता है। इट इज़ अ नॉन स्टेराइल इन्फेक्शन ऑफ द मेमोबियन ग्लैंड। फिर टोसिस भी हो सकता है। टोसिस क्या होता है? टोसिस इज अ ड्रूपिंग ऑफ द आईलिड, क्योंकि एडिमा होना शुरू हो जाता है, ठीक है। फिर कंजक्टिवा के अंदर क्या होगा कि इसके अंदर कंजक्टिवाइटिस हो जाएगा, पैपिलरी कंजक्टिवाइटिस होना शुरू हो जाएगा। और कॉर्निया के अंदर क्या होगा कि कॉर्निया के अंदर हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन होना शुरू हो जाएगा, ठीक है। हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन ड्यू टू द स्टेफाइलोकोकल एक्सोटॉक्सिन की वजह से हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन होना शुरू हो जाएगा। केराटाइटिस हो सकता है, इन्फेक्शन है, ठीक है। फैलेनेक्टिकुलर केराटाइटिस है वो भी हो सकता है। और अगर कॉर्निया अफेक्ट हो रहा है तो जो टीयर फिल्म है
वो भी इफ़ेक्ट हो जाती है 50% ऑफ द केसेस में, ठीक है। ये एक मेजर इफ़ेक्ट है। अच्छा, फिर इसका ट्रीटमेंट क्या होगा? अब ट्रीटमेंट के अंदर ये होगा कि आप उसको सबसे पहले आईलिड हाइजीन देंगे, ठीक है, आईलिड को साफ़ करेंगे, ठीक है। और किससे करना है याद रख सकते हैं तो आप याद रख लें, 25% ऑफ द बेबी लोशन से आप उसको कर सकते हैं। फिर एंटीबायोटिक देते हैं, ठीक है, क्लोरामफेनिकोल दे सकते हैं, ट्रॉपिकल स्टेरॉइड्स दे सकते हैं ताकि फर्दर इन्फेक्शन ना हो, और उसके बाद आर्टिफिशियल ईयर्स भी दे सकते हैं ताकि जो इंस्टेबिलिटी हो रही है उसको मेंटेन किया जाए। देन द सेकेंड टाइप इज़ द स्केमस ब्लेफराइटिस, ठीक है। तो स्केमस ब्लेफराइटिस हमारे पास क्या होता है कि ये एक ऐसा इन्फेक्शन है जिसके अंदर ग्लैंड्स ऑफ ज़ीज़ एंड मोल इन्वॉल्व होते हैं, और इट इज़ अ नॉन इन्फेक्टिव ब्लेफराइटिस, इसके अंदर इन्फेक्शन नहीं होता। अब कॉज क्या है कि एग्जैक्ट कॉज हमें नहीं पता, लेकिन कुछ मेटाबॉलिक फैक्टर्स हैं जो कि स्केमस ब्लेफराइटिस कॉज कर सकते हैं। और ये कैसे हो सकता है? ये एटोपिक डर्मेटाइटिस की वजह से हो सकता है, एक्ने की वजह से हो सकता है, सेबोरिक डर्मेटाइटिस हो सकता है, ठीक है। उसकी वजह से भी हमारे पास क्रैश बनना शुरू हो जाती हैं। तो ग्लैंड्स ऑफ ज़ीज़ क्या करते हैं? ये लिपिड्स बहुत ज़्यादा लिपिड्स को सिक्रीशन करना स्टार्ट कर देते हैं। तो जो कॉर्निया बैक्टीरियम की एक्ने होती है वो उसको स्प्लिट कर देता है, और वहाँ पे वो फ्री फैटी एसिड्स की फॉर्म में ये जो ब्लेफराइटिस है ये अपीयर होना शुरू हो जाता है। सिम्टम्स क्या होंगे? अच्छा, अब सिम्टम्स के अंदर आप देखें, यहाँ पे अगर मैंने जो फर्स्ट वन में अल्सरेटिव ब्लेफराइटिस के अंदर आपने देखा था कि यहाँ पर हमारे पास क्रस्ट बनते हैं, ठीक है। तो स्केमस ब्लेफराइटिस के सिम्टम्स क्या होंगे कि वो कहेंगे कि एक वाइटिश मटेरियल हमें लिड मार्जिन्स के अंदर फील हो रहा है, ठीक है, एक वाइट कलर का, कभी मैं आपको इसकी फिगर भी दिखाऊंगी, लेकिन प्रॉपर वाइट कलर का मटेरियल होता है जो कि इस मार्जिन के अंदर बिल्ड होना शुरू हो जाता है। वो डिस्कम्फर्ट करता है, इरिटेशन करता है। अगर आपको कहीं डिस्कम्फर्ट हो रही है तो इट कैन कॉज इरिटेशन, ठीक है। वाटरिंग भी करता है, और इतना ज़्यादा अगर ये सिचुएशन वर्स्ट हो जाए तो आईलैश भी फॉल हो जाती है, ठीक है। फिर साइंस क्या होंगे कि अब वाइटिश मटेरियल है तो शाइनी वैक्सी अपीयरेंस होगी, ठीक है, और इसके अंदर रेडनेस भी हो सकती है। और फिर रेडनेस और शाइनी वैक्सी अपीयरेंस के बाद क्या होगा कि जिस तरह से डैंड्रफ में एक ग्रीसी फाइन फ्लेक्स बनना शुरू हो जाते हैं, स्केल्स बनना शुरू हो जाते हैं, इसी तरह से आई लैशेस पर भी येलो ग्रीसी फ्लेक्स बनना शुरू हो जाएंगे, ठीक है। और जो स्केल्स होंगे वो सॉफ्ट होंगे और अल्सर नहीं बनेगा, ठीक है। जिस तरह से अल्सरेटिव ब्लेफराइटिस के अंदर क्या था कि एक स्मॉल अल्सर बना था, ठीक है। यहाँ पे अल्सर नहीं बनेगा, लेकिन ये आईलैशेस के ऊपर एक ग्रीसी फ्लेक्स होंगे जो कि जब हम इसको रिमूव करेंगे तो अल्सर्स नहीं बनेंगे, और जो लिड मार्जिन्स होते हैं उसके अंदर एडिमा होगा। कॉम्प्लिकेशंस में जिस तरह से मैंने आपको पहले बताया था कि मेडरोसिस होगी, आईलैशेस ख़त्म हो सकती हैं, ट्रिकिएसिस हो सकता है। ट्रिकिएसिस में क्या होता है कि मिस डायरेक्शन हो जाती है आईलैशेस की। पोलियोसिस क्या होता है कि कलर चेंज होना शुरू हो जाता है, वाइट कलर होना शुरू हो जाता है। कंजक्टिवाइटिस यानी कि इन्फ्लेमेशन ऑफ द कंजक्टाइवा हो सकता है कि जब ट्रिकिएसिस होता है, ठीक है, तो आई लैशेस की जो डायरेक्शन है वो चेंज हो जाती है ना, तो इट कैन कॉज इरिटेशन इन द कंजक्टिवा, तो इट कैन कॉज कंजक्टिवाइटिस, और ट्रिगर फिल्म इंस्टेबिलिटी हो सकती है। फिर ट्रीटमेंट के लिए सबसे पहले तो आईलिड हाइजीन को आपने मेंटेन करना होता है, एंटीबायोटिक देते हैं, स्टेरॉयड ड्रॉप्स देते हैं, ठीक है। और अगर आपको कोई लगता है कि देयर इज़ को एग्जिस्टिंग सेबोरेटिक डर्मेटाइटिस तो आप उसको ट्रीट कर सकते हैं विद द सेलेनियम सल्फाइड शैम्पू से। देन मेबोमिनियाइटिस, ठीक है, पोस्टीरियर ब्लेफराइटिस। अब इसकी डेफिनेशन क्या होती है, ठीक है। ये एक ऐसा ब्लेफराइटिस है जिसके अंदर इन्फ्लेमेशन होगी मेबोमिन ग्लैंड्स की, और इसके अंदर क्या होगा कि जो मेबोमिन ग्लैंड्स हैं उसकी सिक्रीशंस बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ करना शुरू कर देंगी। इसकी सिम्टम्स क्या होंगे कि बर्निंग सेंसेशन फील होगी, क्योंकि उसके अंदर जो मेबोमिन ग्लैंड्स होते हैं ये ऑयली सिक्रीशंस को, सेबेशियस सिक्रीशंस को सिक्रीट करते हैं, तो बर्निंग सेंसेशन आपको फील होगा, क्योंकि जो फैटी एसिड सिक्रीशंस हैं वो बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो जाएंगी। फिर इसके सिम्टम्स क्या होंगे, साइंस क्या होंगे कि देयर इज़ अ वाइट फ्रॉथी फोम लाइक सिक्रीशंस, हमें पता चलेगी कि एक वाइट सिक्रीशंस है, फ्रॉथ जिसके अंदर होता है, जो फ्रॉथ किसको कहते हैं कि जिसके अंदर एक ऐसी सिक्रीशन जिसके अंदर फोम लाइक सिक्रीशन हो, ठीक है। तो आईलिड मार्जिन्स के अंदर जो कैंथाए होते हैं, ठीक है, उसके अंदर वाइट सिक्रीशंस होना शुरू हो जाएंगी।
और जो मेमोबियन ग्लैंड्स के जो ऑरिफाइसेस होते हैं वो इतने ज़्यादा जब सिक्रीशन कर रहे होते हैं तो पाउटिंग होना शुरू हो जाती है, ठीक है। एक स्मॉल ऑयल ग्लोब्यूल्स हमें प्रॉपर फील होते हैं। आप इस फिगर में देखें तो जो मेमोबियन ग्लैंड्स के ऑरिफाइसेस होते हैं, ठीक है, ये पाउटिंग हमें फील हो रही है और इसके अंदर ऑयल ग्लोब्यूल्स हमें फील हो रहा है कि ऑयल ग्लोब्यूल्स आर प्रेजेंट। फिर एवर्जन ऑफ द आईलिड हो सकती है। अगर आप इसको अवर्जन करते हैं आईलिड के अंदर, ठीक है, तो आपको वर्टिकल शाइनी येलो लाइंस फील होती हैं। और ऑयली सेक्रीशंस जो हैं वो जब इतनी ज़्यादा सेक्रीशंस, और ऑब्वियसली क्योंकि वो सेक्रीशंस बाहर आ जाती हैं जब आप उसको मसाज करते हैं तो वो ऑयली सेक्रीशंस हमें बाहर आते फील होती हैं। और जो मेमोबियन डक्ट होती है वो भी ऑब्टेलरेट हो सकती है, ठीक है। और जब वो ऑब्टेलरेट होती है तो वो क्लेजियन बन सकता है, ठीक है। तो जो मेमोबियन ग्लैंड्स के इन्फेक्शन है दीज आर इंटररिलेटेड, कि कुछ भी हो सकता है। फिर कॉम्प्लिकेशंस में क्या होता है कि कंजक्टिवा को ये बहुत ज़्यादा अफेक्ट कर रही होती है, ठीक है। इसके अंदर कंजक्टिवाइटिस कॉज कर सकती है। फिर कॉर्निया के अंदर पंक्टेंट एपिलोपैथी कॉज कर सकती है। टीयर फिल्म को भी ये डिस्टर्ब कर सकती है। तो ट्रीटमेंट के अंदर क्या करेंगे कि आपने सिस्टमिक एंटीबायोटिक देनी है, ठीक है, टू प्रिवेंट द स्प्रेड ऑफ इन्फेक्शन। इसमें टेट्रासाइक्लिन भी दे सकते हैं, डॉक्सीसाइक्लिन भी दे सकते हैं। आइलेट हाइजीन को मेंटेन करना बहुत ज़रूरी है। ट्रॉपिकल स्टेरॉइड्स दे सकते हैं और आर्टिफिशियल टीयर्स दे सकते हैं टू मेंटेन द इंस्टेबिलिटी।